आज हम पढ़ने वाले हैं दर्पण के लिए सूत्र। तो दर्पण के अंतर्गत गोलीय दर्पण भी अवतल और उत्तल होते हैं, दो प्रकार के। हम देखें दर्पण सूत्र अवतल दर्पण के लिए। तो अवतल दर्पण हम जानते हैं, वह दर्पण जिसका मध्य वाला सिरा दबा हुआ हो एवं सिरे उठे हुए हों, अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण क्या है? एमएन एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, और जिसका वक्रता के अंदर जिस गोले का यह हिस्सा हो उसका के अंदर वक्रता के अंदर तो वो C है, और उसके मध्य बिंदु पर P और C के मध्य में एक बिंदु है जिसे कहते हैं ध्रुव, क्या फोकस, वो P F है। ठीक है, तो दर्पण सूत्र ये होता है 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। मतलब f क्या है? ये फोकस दूरी। f क्या है? फोकस दूरी। तो दूरियां कहाँ से मापते? दर्पण के फोकस ध्रुव से। तो फोकस दूरी क्या है? f से p तक की दूरी fp बराबर क्या है? फोकस दूरी स्मॉल f। ठीक है, v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। कहाँ से? ध्रुव से। प्रतिबिंब की दूरी भी है। u क्या होती है? वस्तु की ध्रुव से दूरी, वस्तु की दूरी u है। और तो अब यहाँ वस्तु प्रतिबिंब बना दें तो दूरियां होगी। हम जानते हैं दर्पण पर कहीं भी वस्तु रखी हो, जैसे ये किए है, वस्तु रखी हो मुख्य अक्ष के ऊपर, मुख्य वस्तु को दे दे नाम AB। कहाँ रखी है वस्तु? मुख्य अक्ष पर। तो प्रतिबिंब बनने की स्थिति हम पढ़ चुके हैं। तो एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, ये हम जानते हैं। तो ये F है, फोकस। ठीक है, और दूसरी प्रकाश किरण यदि वक्रता के अंदर से होके जाए, कहाँ से? वक्रता के अंदर से, तो वहीं के वहीं उसी दिशा में वापस लौट जाती है। तो ये C वाली स्थिति है। दो हम वस्तु और प्रतिबिंब बना दें तो दो प्रकाश किरणें बना दें तो हमें प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ वस्तु रखी है AB, प्रतिबिंब बनने वाला है कहाँ? C व F के बीच में, जहाँ प्रकाश किरणें टकराई हैं। तो प्रकाश किरणें कहाँ टकराई हैं? C व F के मध्य। तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? C और F के मध्य। ये भी हम पढ़ चुके हैं। कोई भी स्थिति हम लगा के ऐसा कर सकते हैं। तो ये प्रकाश किरण एक ये आ रही थी यहाँ, दूसरी यहाँ टकराई, तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? ये बन गया प्रतिबिंब। AB वस्तु का प्रतिबिंब नॉक्स। ये प्रकाश किरणें कहाँ से चली थी? इस नॉक से चली थी। तो कहाँ टकराएंगी? इस नॉक, जहां ये टकराएंगी वहां भी क्या बनेगी? नॉक। मतलब प्रतिबिंब उल्टा बन जाएगा। माना हमने AB वस्तु का प्रतिबिंब A डैश B डैश है, B के पास, नॉक के पास B बिंदु मान लें ताकि समझ में आए उल्टा है। PQ कोई भी अलग भी मान सकते थे, हमने ये मना लिया। तो प्रतिबिंब ये बन गया। ठीक है, अब हम देखें दूरियां प्रतिबिंब की। पहले देखे भी क्या है? प्रतिबिंब बन रहा है, और वस्तु क्या है? पहले वस्तु देख लो, वस्तु की दूरी। तो दूरी कहाँ से मापते हैं? इस ध्रुव से। तो यहाँ से यहाँ ये वस्तु है, ये क्या है? वस्तु। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी? U। हम चिन्ह परिपाटी भी पढ़ चुके हैं, दर्पण के बाईं ओर की ऋणात्मक होती है तो ऋण में हो जाएगी। वैसे ही हम पढ़ चुके हैं प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? A डैश B डैश, तो यहाँ है। तो ध्रुव ये है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी? ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी V। ये भी चिन्ह परिपाटी से माइनस होगा। तो दूरी क्या है? AP वस्तु है, AP वस्तु है, A डैश P वस्तु क्या है? AP। तो AP क्या है? वस्तु है। प्रतिबिंब क्या है? A डैश P। तो A डैश P प्रतिबिंब की दूरी हो गई। और फोकस दूरी क्या है? फोकस तो फिक्स होता है, F से P तक की दूरी। ये क्या है? फोकस दूरी। ये भी चिन्ह परिपाटी से माइनस।
एफ पी क्या है, फोकस दूरी माइनस एफ, ठीक है। और सी से पी तक की दूरी तो हम जानते ही हैं, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या ये भी सूर है दर्पण की, इसलिए चिन्ह परिपाटी से माइनस, चिन्ह परिपाटी लगा दी है अपन ने ताकि ये मान पता चल जाए। ये क्या है, वक्रता त्रिज्या, ये क्या है, फोकस की ध्रुव से दूरी, फोकस दूरी, ये सब दूरी परिभाषित है। हमें इतना हमें पता होना चाहिए इन सब के बारे में। अब हमारे लिए चाहिए क्या है, दूरियों में संबंध चाहिए, दूरियों में कि फोकस दूरी क्या है, एक बटे या प्रतिबिंब तक की दूरी क्या है, वस्तु तक की दूरी क्या है, इनमें संबंध। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो प्रकाश किरणें आ रही हैं तो इनमें बन रहे हैं, किरणें टकरा रही हैं तो इनमें बन रहे हैं ट्राइंगल, त्रिभुज, त्रिभुज वगैरह बन रहे हैं। अपन क्या करें, ये दूरी सबसे ज्यादा है यहाँ से यहाँ तक की, तो हम इस यहाँ कोई बिंदु यानी वस्तु, तो हम क्या करेंगे, ये वाला त्रिभुज लेंगे और उसके बाजू वाला त्रिभुज ले लेंगे ये। इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, किरण आरेख से स्पष्ट है, त्रिभुज ए सी बी, ए सी बी एवं उसके बाजू वाला जो उसी से लगा है, ए डैश सी और बी, ए डैश सी और बी डैश, ये और ये त्रिभुज ले लेंगे। उनमें हम क्या करेंगे, समरूपता सिद्ध करेंगे ताकि भुजाएं आ जाएं। समरूपता क्या है, कोण एक इसका और इसका बराबर है 90 डिग्री, इतने और इतने में हम क्या देखेंगे, एंगल ए बराबर है एंगल ए डैश के, ठीक है। और एंगल सी इसमें और इसमें शीर्षाई में कोण से बराबर है, तो दो कोण बराबर हो गए। तीसरा क्या है, ये दो समांतर रेखाएं हैं, ये त्रिअक्षेदी रेखा है, तो एंगल बी और ये बी डैश भी बराबर हो जाएंगे। कोण 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 3 बार, तो कोण 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 समरूपता से त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे, अतः संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी, अतः संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी। ये हम 9th-10th की मैथ्स में पढ़ चुके हैं। संगत भुजाएं मतलब इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज, तो इसमें देखो ए बी है, ए बी त्रिभुज की भुजा कितने के अनुपात, ए डैश इस वाले में ए डैश बी डैश है, वो अनुपातिक होंगी, तो इसका और इसका अनुपात बराबर कितना होगा, ए सी बटे ए डैश सी के, इसे कोई एक बना लेंगे, इसका और इसका अनुपात और इस भुजा और इस भुजा का अनुपात बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये दो त्रिभुज में समरूपता लगा दी अपन ने, संगत भुजाएं अनुपातिक करके समीकरण एक बना लिया इसका और इसमें। अब क्या करेंगे, अब इसके बाजू में त्रिभुज ये है, तो अब कौन सा त्रिभुज लेंगे, ये वाला त्रिभुज। अब इसके बाजू में, जैसे इसके बाजू में ये था, इसके बाजू में यहाँ कहीं होता, तब तो दो त्रिभुज बनते। तो अपन क्या करेंगे कि ए बी के समानांतर एक लंब ये खींच देंगे, लंब रचना कर देंगे। हमने माना कि बी एन लंब खींच दिया, इसके बाद हम क्या करेंगे, इस ऐसा ऐसा दो त्रिभुज है, इसके बाजू में ऐसे एक त्रिभुज लाने के लिए हम रचना करेंगे। रचना क्या कर रहे हैं कि एम एन लंब काय पर खींचा, इस वाली लाइन पर, यही क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष पर खींचते हैं ताकि त्रिभुज बन जाए, ठीक है। लंब खींचा है तो ये दो समांतर रेखाएं हैं, तो ये दोनों भुजाएं कैसी बराबर हो जाएंगी, अतः ए बी कितने के बराबर हो जाएगा, एम एन के, लंब खींचा तो इन दोनों की लंबाइयां बराबर होगी, खींचते हैं, अतः ऐसा मिला हमें। तो अभी ये और ये त्रिभुज लिया था, अब इस जैसा ये बन जाएगा, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज देखें, कौन सा त्रिभुज, एम एम यहाँ दे दो एफ और एन, ये जो त्रिभुज है ये ऐसा लिख सकते हैं, ये और ये त्रिभुज देखें ऐसा,
तो एम एफ एन एवं कौन से त्रिभुज में, उसके बाजू वाला त्रिभुज ए डैश बी डैश और एफ में, इसमें अभी कोण 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 समरूपता लग जाएगी। एंगल जो एफ है दोनों में उभयनिष्ठ है, कॉमन है। देखें ये और ये उभयनिष्ठ है दोनों में, ये 90 है तो ये भी 90 है, एक त्रिअक्षीय रेखा है, ठीक है। तो और दो समांतर रेखाएं ये हैं, तो एंगल एम यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा, दोनों एकांतर कोण से बराबर हो जाएंगे। मैं फिर कौन कौन समरूपता, कोण 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 समरूपता से त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, अतः संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी, यहाँ पे लिख देंगे। अतः एम एन का अनुपात कितने के बराबर होगा, ए डैश बी डैश के, जैसे यहाँ किया था। अब हमें देखो त्रिभुज ये बटे ये लिया था अभी भुजाएं, वैसे ही इसके अनुपात में ये लेंगे। क्यों, क्योंकि एक ये बटे में एक सी संख्या आ जानी चाहिए, ठीक है। ऊपर ए बी और एम एन है, यहाँ ए बी था यहाँ एम एन, और वो ही क्यों ले रहे हैं, ताकि ए बी और एम एन कैसे हैं, ये दोनों बराबर हैं, ये ए बी के बराबर रखी जा सके। तो अगले स्टेप में एक पक्ष बाएं पक्ष बराबर कर देंगे एम एन का मान ए बी रख के। तो अभी देखें इसके अनुपात में ये आ गया, तो इसके बराबर क्या होगा, एफ एन आ जाएगा, यहाँ इसके अनुपात में क्या आ जाएगा, ए डैश एफ, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, ए बी बराबर ए डैश बी डैश बराबर है, यहाँ है यहाँ है, यहाँ ए बी है यहाँ एम एन है। तो हम क्या कर देंगे, जो रचना की थी इसके समानांतर ये खींचा था, तो ए बी एम एन के बराबर है, तो एम एन का मान क्या रख देंगे, ए बी, चूंकि ये दोनों बराबर हैं, ताकि ए बी ऐसा स्टेप आ जाए बराबर में, ए डैश बी डैश है ही, यहाँ एफ एन है यहाँ ए डैश एफ है, ठीक है। या करके ये बना लेंगे समीकरण 2, चूंकि ए बी कितने के बराबर है, यहाँ है एम एन के, ठीक है। इतना आ गया होगा समझ में, इसमें दो त्रिभुज में हमने सर्वांग समता लगा दी, इतना आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, इतना आ गया है समझ में, तो अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे, यहाँ क्या है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, अतः राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। ये पक्ष देखो इसमें, अब दोनों में ये और ये बराबर आ गए, अतः ये और ये भी बराबर होंगे, मतलब अतः क्या लिख देंगे, ए सी बटे ए डैश सी कितने के बराबर हो जाएगा, एफ एन बटे ए डैश एफ के, ठीक। इतना आ गया, समीकरण 1 और 2 से इतनी जानकारी मिल गई हमारे लिए। अब क्या करेंगे, इसे हल करना है, बस इतना काम है। तो समीकरण 1 हटा दिया, समीकरण 2 हटा दिया, इससे हमें क्या जानकारी मिल गई है कि ए सी का मान और ए डैश सी बराबर कितना है, एफ एन बटे ए डैश एफ, इतना हम इतना ये कर चुके हैं अता करके। अब इसे लेके सॉल्व करेंगे, तो ए डैश सी कहाँ है, ए डैश सी अब ये हटा दें, यदि समझने के लिए बना दिया था, ए डैश सी कहाँ है, ये देखें अब, ठीक है। ए सी कहाँ है, ए से सी तक की दूरी ये है, इसे ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, ए सी के लिए हम एपी में से पूरी दूरी एपी में से क्या घटा देंगे, सीपी, तो क्या बचेगा, ए सी। एपी में से सीपी घटा देंगे तो ए सी बचेगा। ए सी बराबर क्या है, एपी पूरी दूरी है जो इसके बराबर लिख रहा है, एपी में से क्या घटा देंगे, यहाँ की सीपी, तो क्या बच जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए सी, ए सी बराबर इतना लिख दिया। अब ए डैश सी देखें, ए डैश सी कहाँ है, ये है, इसके लिए क्या करेंगे, इतना ज्ञात करने के लिए, तो सीपी में से ए डैश पी हटा दो तो इतना बचेगा,
सीपी में से क्या घटा दें, ए डैश पी, तो बच्चा इतना, इतने में से पूरे में से इतनी घटा देंगे, शेष इतनी बच गई। अब एफ एन देखो, यहां से यहां तक की दूरी, इसका मान हमें पता नहीं क्योंकि हमने एक लंब खींचा था, ये एन बिंदु हमने काल्पनिक बनाया है, इसकी हमें कोई दूरी पता नहीं, जबकि एफ से पी तक की हमें फोकस दूरी पता थी। एफ एन नहीं पता तो एफ एन ज्यों का त्यों लिख दो, इसे दो भागों में नहीं तोड़ा जा सकता। अब ए डैश एफ कहाँ है, ए डैश एफ कहाँ है, ये है इतना, ए डैश एफ इतना है इतना, तो ये कैसे निकाल सकते ए डैश एफ, हम ए डैश पी में से एफ पी घटा दें, इतना बचेगा, ए डैश पी में से एफ पी, तो इतना बचेगा, ए डैश पी में से एफ पी घटा दिया, पूरी दूरी में से इतनी घटा दें तो ये शेष इतनी बच गई। ठीक है, अपन ने इतना लिख दिया। अब अपन क्या करें, चिन्ह परिपाटी से मान रख दें, ये जो रखे हैं चिन्ह परिपाटी से, एपी का मान कितना है, वस्तु की दूरी u होती है, लेकिन यहाँ चिन्ह परिपाटी लगा देंगे तो माइनस यू। सीपी का मान है, अच्छा चिन्ह परिपाटी सहित लिख दें माइनस, सब माइनस में होते हैं तो और क्लियर हो जाए, माइनस यू। अब सीपी क्या है, सी से पी तक की दूरी, वक्रता त्रिज्या माइनस आर। अब सीपी क्या है, वक्रता त्रिज्या माइनस में चिन्ह परिपाटी से, ए डैश पी क्या है, वस्तु प्रतिबिंब तक की दूरी, संकेत यू और वी थे लेकिन चिन्ह परिपाटी से चिन्ह भी लगा दिए, तो ए डैश पी क्या है, माइनस वी, प्रतिबिंब तक की दूरी ए डैश पी। अब एफ एन तो हमें पता नहीं है तो ज्यों का लो त्यों रख दें, चिन्ह परिपाटी में उसका मान नहीं पता। ए डैश पी क्या है, माइनस वी है, एफ पी फोकस दूरी होगी माइनस एफ में है चिन्ह परिपाटी से। ठीक है, अब इसे और क्या लिखा जा सकता है, माइनस यू प्लस आर, माइनस माइनस का प्लस, माइनस आर प्लस माइनस माइनस का प्लस वी, बराबर कितने के है, एफ एन का पता नहीं, माइनस यू माइनस माइनस का प्लस एफ, इतना आ गया। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, दर्पण में इतना तो बहुत सरल है, अब इसके बाद देखें क्या करना है। इसके बाद अपन क्या करेंगे, अब दूरियां आ गई, अभी एफ एन कहाँ है, ये है, एफ एन में हम फिर कोई दर्पण वाली शर्त लगा देंगे जो इसके पहले लगा चुके हैं, दर्पण बहुत छोटा है, दर्पण बहुत छोटा हो तो क्या होगा, ऐसा समझे, जैसे पी बिंदु यहाँ है, दर्पण बहुत छोटा है तो एम पास में होगा, यहाँ से लंब खींचा जाएगा एन, तो जो अभी एम जो लंब खींचा है, जो एन बहुत पी के बहुत दूरी पर है, जब यदि छोटा होता दर्पण तो क्या होता, लंब खींचते तो एन बिंदु कहाँ के पास होगा, एन बिंदु पी के पास होता, ये लिखना है, दर्पण बहुत छोटा है तब एन बिंदु कहाँ होता, पी के पास होता, क्या होगा, पी के पास होगा, तो जो एफ एन है, जो दूरी हमें पता नहीं है, जो एफ एन है, एफ एन क्या हो जाती, ये एन बिंदु पी पर हो जाता तो एफ एन बिंदु एफ पी बन जाता, एन बिंदु कहाँ जाता, पी पर, तो एफ है, एन किसके पास पहुंच जाता है, पी के पास, तो एफ पी, और एफ पी का मान हमें पता है, फोकस दूरी बराबर माइनस एफ फोकस दूरी। ठीक है, एक शर्त लगा दी, दर्पण बहुत छोटा है तब एम से डाला गया लंब पी पर होता, एन पर नहीं होता, तो एफ एन बिंदु एफ पी में बदल जाएगा, तो एफ एन एन बिंदु काय में बदल गया, पी पर, तो वो दूरी क्या बदल गई, फोकस दूरी। ठीक है, तो एफ एन का मान क्या रखा जा सकता है अगली स्टेप में, एफ एन का मान ये शर्त लगा के इसमें क्या लिख देंगे हम, एफ एन का मान एफ पी, एफ पी, और एफ पी का मान कितना है, फोकस दूरी यानी माइनस एफ, माइनस एफ, तो अगली स्टेप ये बन जाएगी। अब इसमें हम क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, बस इतना काम है, ये गुणा करें तो क्या आ जाएगा, माइनस यू प्लस आर का त्रिक गुणा इसमें हो जाएगा, माइनस वी प्लस एफ में, ऐसा इसका इसमें क्रॉस प्रोडक्ट कर दें और इसका इसमें कर देंगे, बराबर माइनस एफ का हो जाएगा माइनस आर प्लस वी में। ठीक है,
सिर्फ गुणा कर दिया हमने, क्रॉस प्रोडक्ट इतना आ गया। अब इसे सॉल्व करना है, बस सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। सॉल्व करें तो क्या आएगा, माइनस यू का भी में करेंगे, इसका दोनों पक्षों में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस यू भी हो जाएगा, माइनस एफ का यू में तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब आर का इसमें करेंगे तो माइनस है, आर का भी में होगा, आर भी आ जाएगा। अब आर का एफ में करेंगे तो आर एफ का आर में एफ आर आ गया। ऐसा ही माइनस माइनस प्लस एफ आर हो जाएगा, माइनस और प्लस का माइनस एफ भी हो जाएगा। अब पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का है और ये प्लस का है, पक्षांतर से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये स्टेप इतना, पक्षांतर से स्टेप कैंसिल। अब यू भी माइनस एफ यू माइनस आर भी, ये माइनस का प्लस लिया है एफ भी, और इक्वल यहाँ कुछ नहीं बचेगा, जीरो। ठीक है, इतना आ गया। अब हम जानते हैं हमें आंसर क्या है में चाहिए है, एफ यू और भी में, तो एफ आ रहा है, भी आ रहा है, यू भी आ रहा है, आर हमें नहीं चाहिए। तो आर इक्वल क्या हम सिद्ध कर चुके हैं, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध ये होता है। हम लिख देंगे चूंकि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में संबंध ये होता है, तो यू भी माइनस एफ यू माइनस आर इक्वल क्या लिख देंगे, 2f। आर का मान 2f और भी है ही, तो ये लिख दिया इतना। ठीक है, प्लस एफ भी है ही इक्वल जीरो है, तो यू भी माइनस एफ यू। अब देखें दो एफ माइनस के 2f भी है और प्लस का एफ भी है, तो एक बचेगा माइनस का एफ भी। ये प्लस का एक है, ये दो है ऐसा देखें, दो एफ भी हैं ये, और एक धन का है, तो एक माइनस का बचेगा इक्वल जीरो। अब क्या करें, यू भी अब माइनस वाले स्टेप एक साइड कर लें तो प्लस में हो जाएंगे। अब यहाँ क्या है, यू भी और इस स्टेप में आ रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे, अब इसके बाद दोनों पक्षों में यू भी एफ, तीनों संख्या है, यू भी एफ से भाग दे दें। यहाँ यू भी है, एफ नहीं है, तो भाग देंगे तो बचेगा एफ। तो अपन क्या करेंगे, उपयुक्त के दोनों पक्षों में यू भी एफ से भाग दें ताकि इस फॉर्म में आ जाए। तो यू भी बराबर क्या है, एफ यू प्लस एफ भी, यू भी एफ से भाग दे दिया, यू भी एफ से, तो बचेगा यहाँ एक बटे एफ, यू भी कैंसिल हो जाएगा, एफ अपॉन यू के बटे में यू भी एफ करेंगे और एफ भी के अपॉन में भी यू भी एफ करेंगे। यहाँ बचेगा एफ यू कैंसिल हो जाएगा, एफ और यू, तो क्या बचेगा वी, और यहाँ एफ और भी है, एफ और भी कैंसिल होगा, यहाँ यू बचेगा, एक बटे एफ यहाँ बचा ही है। तो ये आ जाएगा दर्पण का सूत्र, ऐसा यह दर्पण का सूत्र आ गया, जो बहुत सरल है। ठीक है, मतलब इसमें चिन्ह पर प्रतिबिंब से हम दूरियां बना लें, दूरियों में हम क्या समरूपता लगा दें त्रिभुज से, तो दूरियां हम अनुपातिक करके समीकरण 1 और 2 बना के उन्हें बराबर कर दिया, बराबर किया तो उसमें दूरियां आई, दूरियों को हमने चिन्ह परिपाटी से बदल दिया और ब्रैकेट सॉल्व किया, ब्रैकेट सॉल्व करके आर का मान एफ के फॉर्म में निकाल दिया और जो बचा उसे एक साइड करके यूवीएफ से भाग दे दिया, तो आंसर आ जाता है।